नमस्कार मित्रों, मैं राममोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। ये सभी प्रश्न आगामी परीक्षाओं के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। शिक्षा मनोविज्ञान श्रृंखला की यह 5वीं वीडियो है। तो हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मनो ऊर्जा का भंडार कहा जाता है? मनो ऊर्जा का भंडार, तो मनो ऊर्जा का भंडार इदम को कहा जाता है। जो फ्रायड एक मनोविश्लेषणवादी मनोवैज्ञानिक था, फ्रायड, ठीक है, सिगमंड फ्रायड पूरा नाम है, फ्रायड है। तो फ्रायड ने जो है जो मानव मस्तिष्क के 3 भाग बताए हैं, ठीक है, मानव मस्तिष्क के कुल 3 भाग बताए हैं। पहला इदम, दूसरा अहम और तीसरा पराअहम। तो जो इसमें इदम होता है वह मूल प्रवृत्तियों का भंडार होता है और यह आनंद के नियम से संचालित होता है। किस नियम से? आनंद के नियम से संचालित होता है। इसमें हमारी सभी दमित इच्छाएं जो है प्रस्फुटित होना चाहती हैं। जितनी निकृष्ट भावनाएं होती हैं उसे जो है मस्तिष्क का यह भाग करना ही चाहता है, क्योंकि यह आनंद चाहता है, आनंद के नियम से संचालित होता है और मूल प्रवृत्तियों का भंडार होता है। तो जो मनो ऊर्जा का भंडार है इसी इदम को कहा जाता है। और फ्रायड के अनुसार जो है मानव के व्यक्तित्व विकास का जो है एक बहुत बड़ा भाग या बहुत बड़ा निर्धारक होता है लिबिडो, ठीक है। तो लिबिडो जो है एक ऐसी मानसिक शक्ति होती है जो पूर्ण रूपेण लैंगिक क्रियाओं द्वारा संतुष्ट होना चाहती है, ठीक है। तो जो है जो लिबिडो है, तो इदम, चूँकि जो हमारा इदम है वह लिबिडो के द्वारा ही संचालित होता है, इसलिए जो है उसमें जो विभिन्न प्रकार की जो है बुरी भावनाएं जो है बस जाती हैं, और यह जो है अचेतन मन से संचालित होता है, ठीक है। अहम क्या होता है? अहम जो है इदम से श्रेष्ठ होता है और यह जो है हमारे व्यक्तित्व का जो है कार्यपालक होता है, जो कि वास्तविकता के नियम से संचालित होता है। किस नियम से? वास्तविकता के नियम से संचालित होता है। परा अहम जो होता है यह इसको हम लोग नैतिक कमांडर कहते हैं, ठीक है। मन का या व्यक्तित्व का जो है नैतिक कमांडर कहते हैं, जो कि नैतिकता के नियम से संचालित होता है। हमारा दूसरा प्रश्न है, एक लड़की शतरंज बहुत अच्छा खेलती है, आप उसे पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में रखेंगे? तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में हम रखेंगे, जो कि अंतिम अवस्था है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की कुल अंतिम अवस्था। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कुल कितनी अवस्थाएं बताई हैं? कुल 4 अवस्थाएं बताई हैं। पहला है संवेदी पेशी अवस्था, या ठीक है, संवेदी पेशी अवस्था। दूसरा है प्राक संक्रियात्मक अवस्था। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो जो हमारी चौथी अवस्था है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से 18 के मध्य का समय माना जाता है, 11 से 18 वर्ष के मध्य का समय माना जाता है। और इसमें जो है बालक का मस्तिष्क जो है पूर्ण रूपेण विकसित होता है और वह काल्पनिक किसी भी समस्या का समाधान जो है काल्पनिक रूप से सोचकर एवं चिंतन करके जो है उसको जो है उसका समाधान करता है, ठीक है। तो यह जो है चूँकि शतरंज का खेल जो है मानसिक खेल होता है और इसमें जो है जो खिलाड़ी होता है उसे अपने मस्तिष्क का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना होता है, तो यह अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ही संभव है। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। हमारा तीसरा प्रश्न है, किस कारक पर प्रशिक्षण का प्रभाव नहीं पड़ता है? तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए,
विकल्प ए केवल जी कारक पर, केवल जी कारक पर जो है प्रशिक्षण का प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, आपने बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत पढ़ा होगा, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत पढ़ा होगा, किसका है? स्पीयरमैन का, स्पीयरमैन का है। और स्पीयरमैन ने बताया था कि जो हमारी बुद्धि होती है वह दो चीज़ों से संरचित होती है, एक सामान्य कारक होता है, दूसरा विशिष्ट कारक होता है। सामान्य कारक को हम लोग जी से प्रदर्शित करते हैं और विशिष्ट कारक को हम लोग यश से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो जो सामान्य कारक होता है वह एक जन्मजात योग्यता होती है, इसे इसलिए सामान्य कारक कहा जाता है क्योंकि यह सभी प्रकार की मानसिक क्रियाओं में समान रूप से निहित होता है। और जो हमारा जी कारक होता है, ठीक है, जो हमारा जी कारक है, इस पर जो है किसी भी तरह के शिक्षण, प्रशिक्षण, पूर्व अनुभव आदि का प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक, और यह प्रत्येक व्यक्ति में एक निश्चित मात्रा में होता है। जबकि हमारा जो यश कारक होता है वह एक अर्जित योग्यता होती है, वह एक अर्जित योग्यता होती है, इस पर प्रशिक्षण, पूर्व अनुभूतियों का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए केवल जी कारक। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है श्रृंखला अधिगम को बताने वाले हैं, तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी गेने। रॉबर्ट गेने ने श्रृंखला अधिगम को बताया था, उन्होंने एक अष्ट सोपानकी का कॉन्सेप्ट दिया था। मैंने इसके पहले की वीडियो में आपको बताया है, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक में इसका कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था। और सबसे जो है ऊपर समस्या समाधान है, सबसे जो उन्होंने अष्ट सोपानकी दिया है उसमें सबसे ऊपर समस्या समाधान को रखा है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, मित्रों आगे बढ़ने से पूर्व आपसे अनुरोध है, आप वीडियो को देखने के पश्चात चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो जाए। प्रशिक्षण के स्थानांतरण का सामान्यीकरण सिद्धांत देन है। प्रशिक्षण के स्थानांतरण का सामान्यीकरण सिद्धांत, ठीक है, जो अधिगम का जो आपका स्थानांतरण का सिद्धांत है, ठीक है, तो उसमें सामान्यीकरण सिद्धांत किसकी देन है? सामान्यीकरण सिद्धांत किसकी देन है? जो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है या ट्रांसफ़र ऑफ जो ट्रेनिंग है, तो उसमें सामान्यीकरण सिद्धांत किसका है? तो यह सी एच जूड का है। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, विकल्प सी। जड यहाँ पे हो गया है, तो जड या जुड दोनों जगह लिखा जाता है, ठीक है, दोनों मिलता है, जड और जुड। तो यह जो है किसका है? सामान्यीकरण का सिद्धांत सी एच जूड का है, और उन्होंने 1908 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ठीक है, इसके साथ ही साथ जो है मानसिक अनुशासन का सिद्धांत है, मानसिक अनुशासन का सिद्धांत मनसक्त मनोविज्ञान की देन है। समरूप तत्वों का सिद्धांत है, थॉर्नडाइक वुडवर्ड का है। पक्षांतर का सिद्धांत है, तो पक्षांतर का सिद्धांत जो गेस्टाल्टवादियों की देन है। हमारा अगला प्रश्न है, आकार प्रदान करने वाला सिद्धांत मुख्यतः संबंधित है, तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए, क्रिया प्रसूत अनुबंधन से। आकार प्रदान करने वाला सिद्धांत किसकी देन है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत की देन है, जिसके प्रतिपादक कौन थे? स्किनर महोदय थे। स्किनर ने शेपिंग के लिए जो है एक कबूतर का प्रयोग किया था, एक कबूतर पर अपना प्रयोग किया था। इसमें अंग्रेजी के 8 अक्षर, ठीक है, अंग्रेजी के 8 अक्षर के अनुसार जो है उससे चलने के लिए उन्होंने प्रशिक्षित किया था, और जिस स्तर को वह पूरा करता था उस वहाँ पर उन्हें पुनर्बलन देते थे, अनाज का दाना देते थे।
तो सबसे पहले इसमें क्या किया, कबूतर ने जो है अपना गर्दन हिलाया, कबूतर ने अपना गर्दन उस तरफ किया, ठीक है, फिर पैर ले गया, फिर मूवमेंट किया। तो इसी को जो है शेपिंग या आकार सिद्धांत कहा जाता है। किससे संबंधित है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत से संबंधित है। विकल्प बी है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, किसका है, पावलोव का, इवान पावलोव का। विकल्प सी है प्रयास और त्रुटि, यहाँ पे संविधान हो गया, ठीक है। प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत किसका है, थांडाई का। सूज का सिद्धांत कोहलर का है। इसके बाद हमारा अगला है, यदि 5 वर्ष के बच्चे को सामाजिक तथा संवेगात्मक कुसमायोजन की समस्या है तो इसका कारण हो सकता है। तो इसका कारण होने, इसमें जो है पहला विकल्प है निकृष्ट पारिवारिक पृष्ठभूमि। अगर 5 साल का बच्चा, ठीक है, समायोजित समाज और संवेगात्मक दृष्टि से समायोजित नहीं हो पाता है तो इसका मुख्य कारण है कि उसका जो है पारिवारिक पृष्ठभूमि, ठीक है। तो कैसी पारिवारिक पृष्ठभूमि, निकृष्ट पारिवारिक पृष्ठभूमि। हमारा अगला प्रश्न है, अनुभव संकुल का प्रतिपादन किसने किया। तो मैंने इसके पहले आपको बताया है कि अधिगम का अनुभव संक जो है विकल्प बी एडगर डेल ने प्रतिपादित किया था, जिसमें 12 तथ्यों का विवरण उन्होंने दिया था। हमारा अगला प्रश्न है, अचेतन मन के अध्ययन के लिए कौन सी विधि प्रयुक्त होगी, ठीक है। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी मनोविश्लेषण विधि। अचेतन मन के अध्ययन के लिए मनोविश्लेषण विधि सर्वाधिक उपयोगी होगी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बुद्धि से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन बुद्धि से संबंधित नहीं है। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी टॉरंस। टॉरंस बुद्धि से संबंधित नहीं है। कैटल ने तरल बुद्धि का सिद्धांत दिया था। कैटल ने तरल बुद्धि का सिद्धांत दिया था। स्टेनबर्ग का नाम आप लोगों ने सुना होगा, रॉबर्ट स्टेनबर्ग। इन्होंने जो है बुद्ध का त्रितंत्र सिद्धांत दिया है, त्रितंत्र सिद्धांत दिया है। और गार्डनर का जो है गार्डनर का जो है मुझे लगता है बहुआयामी सिद्धांत है, बहुआयामी सिद्धांत है, ठीक है। किसका, गार्डनर का। हमारा अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार तार्किक चिंतन किस अवस्था में प्रारंभ हो जाता है। पियाजे के अनुसार तार्किक चिंतन किस अवस्था में प्रारंभ हो जाता है। सही आंसर है विकल्प सी मूर्त संक्रिया अवस्था, जो 7 से 12 वर्ष की अवस्था है। इस अवस्था में जो है अतार्किक चिंतन का स्थान जो है तार्किक चिंतन लेने लगता है, मतलब तार्किक चिंतन का प्रारंभ इस अवस्था में प्रारंभ हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, बुद्ध के तरल क्रिस्टल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी कैटल ने। बुद्ध के तरल क्रिस्टल सिद्धांत का प्रतिपादन विकल्प बी कैटल ने किया था। हमारा अगला प्रश्न है, अधिगम का बंधन सिद्धांत निम्न में से किस पर विश्वास करता है। तो जो अधिगम का बंधन सिद्धांत है विकल्प बी प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत पर विश्वास करता है। हमारा अगला प्रश्न है, यदि स्कूटर चलाने वाला व्यक्ति कार चलाना सीखता है तो यह है क्या, कौन सा स्थानांतरण है, अधिगम अंतरण या अधिगम स्थानांतरण है। तो यह हमारा है विकल्प बी ऊर्ध्व अधिगम अंतरण, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण। क्या प्रश्न है, यदि स्कूटर चलाना जानने वाला व्यक्ति कार चलाना सीख लेता है तो किस प्रकार का अधिगम स्थानांतरण है। तो ऊर्ध्व अधिगम स्थानांतरण है। इसमें जो ऊर्ध्व अंतरण या स्थानांतरण होता है
उसमें है जब किसी परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, अनुभव अथवा प्रशिक्षण का उपयोग प्राणी के द्वारा किसी अन्य भिन्न प्रकार की अथवा उच्च स्तरीय परिस्थिति में करता है तब उसे ऊर्ध्व अंतरण करते हैं। मतलब जो सिचुएशन होती है वह भिन्न प्रकार की होती है या उससे और जो है उच्च परिस्थिति होती है, तो अगर उसमें कोई व्यक्ति जो है पहले के सीखी गई बातों का प्रयोग करता है, सीखे गए अनुभव का प्रयोग करता है, तो उसे ऊर्ध्व अंतरण कहते हैं। ठीक है, उदाहरण इसमें दिया ही है। अगर स्कूटर चलाना जानने वाला व्यक्ति कार चलाना सीख जाए। विकल्प ए क्षैतिज अधिगम अंतरण। क्षैतिज अधिगम अंतरण में है जब किसी परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, अनुभव तथा प्रशिक्षण का उपयोग व्यक्ति के द्वारा उसी प्रकार की लगभग समान परिस्थितियों में किया जाता है। क्षैतिज में होता है उसी प्रकार की दूसरी सिचुएशन में जब उसका प्रयोग किया जाता है तब हम उसे क्षैतिज अंतरण कहते हैं। ठीक है, तो हमारा विकल्प सी है ऋणात्मक अधिगम अंतरण। तो ऋणात्मक अधिगम अंतरण में क्या होता है? ऋणात्मक अधिगम अंतरण में बेसिकली ये जो है एक निषेधात्मक अंतरण होता है जब व्यक्ति का पूर्व अर्जित ज्ञान, अनुभव और प्रशिक्षण किसी नवीन ज्ञान को अर्जित करने में बाधक होता है, तब उसे हम ऋणात्मक अंतरण कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है। व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है किसका कथन है? तो विकल्प डी हमारा सही आंसर होगा, गिलफोर्ड इसका सही आंसर। हमारा अगला प्रश्न है एक सृजनात्मक बालक को निम्न में से किस क्रिया द्वारा पहचाना जा सकता है? तो पहला है इसमें किसी प्रश्न का सही उत्तर देने पर यह कोई क्रिएटिविटी नहीं होती, किसी समस्या पर मौलिक विचार देने पर यह तो होता है। विकल्प सी है अन्य के साथ बुद्धिमत्ता के साथ तर्क करने पर नहीं, उपर्युक्त सभी नहीं। हमारा विकल्प बी सही आंसर होगा, किसी समस्या पर मौलिक विचार देने पर जो है पहचाना जाएगा कि वह बालक सृजनात्मक बालक है। हमारा अगला प्रश्न है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की पूर्व संक्रिया अवस्था की विशेषता है। पूर्व संक्रिया अवस्था की विशेषता है, तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए संरक्षण का सिद्धांत। संरक्षण का सिद्धांत। हमारा अगला प्रश्न है रोर्सा का स्याही धब्बा परीक्षण मापता है। तो हम लोगों को मालूम है रोर्सा का जो स्याही धब्बा परीक्षण है वह व्यक्तित्व मापन की एक प्रक्षेपी तकनीकी है। व्यक्तित्व मापन की एक प्रक्षेपी तकनीकी है और प्रक्षेपी तकनीकी में क्या होता है अचेतन मस्तिष्क का प्रयोग समस्या का हल करने के लिए किया जाता है। तो विकल्प सी हमारा सही आंसर होगा, अचेतन प्रेरकों को। ठीक है, किसको मापता है? अचेतन प्रेरकों का। रोर्सा का स्याही धब्बा परीक्षण मतलब हरमन रोसा थे, हरमन रोसा इसके प्रतिपादक थे और उन्होंने जो है एक कार्ड बनाया था जिसके माध्यम से 10 कार्ड की एक श्रृंखला होती थी जिसमें अपूर्ण चित्र दिए होते, उसे हम कंप्लीट करना रहता है या उसके आधार पर हमें कुछ लिखने या बताने के लिए कहा जाता था। हमारा अगला प्रश्न है विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो हमारा सही आंसर है विकल्प डी एरिक्सन ने। एरिक एरिक्सन नाम है पूरा इनका, एरिक एरिक्सन। ठीक है, तो मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? एरिक एरिक्सन ने। हमारा अगला प्रश्न है अभिक्रमित अधिगम की प्रमुख विशेषता है। तो जो हमारा अभिक्रमित अधिगम होता है, अभिक्रमित अन्वेषण होता है, उसमें लघु पद होते हैं, सक्रिय अनुक्रिया होती है, तत्काल हमें फीडबैक प्राप्त हो जाता है। तो विकल्प डी हमारा सही आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है टीएटी परीक्षण में निहित है। तो हमारा सही आंसर 40 तस्वीरें गलत है ये। विकल्प भी हमारा सही आंसर है। टीएटी परीक्षण जो होता है उसमें कुल 30 तस्वीरों का प्रयोग किया जाता है जो कि कुछ काले और सफ़ेद रंग के उस पर चित्रांकन होते हैं। साथ ही साथ जो है एक तस्वीर का और प्रयोग किया जाता है जो कि पूर्ण रूपेण सादा होती है। तो अगर देखा जाए तो कुल हम 31 तस्वीरों का प्रयोग करते हैं। यह भी जो है व्यक्तित्व मापन की एक प्रक्षेपी तकनीकी है। हमारा अगला प्रश्न है अधिगम के स्थानांतरण हेतु उत्तरदायी कारक है। तो हमारा सही आंसर है
विकल्प सी विषय वस्तु। अधिगम के स्थानांतरण हेतु उत्तरदायी कारक है विषय वस्तु। हमारा अगला प्रश्न है अंतर्दर्शन का तात्पर्य है, तो अंतर्दर्शन का मतलब अपने अंदर झांकना, अपने में देखना। विकल्प बी हमारा सही आंसर। हमारा अगला प्रश्न है व्यक्ति के अध्ययन की सर्वाधिक स्पष्ट, सही तथा विश्वसनीय विधि है। विकल्प सी हमारा सही आंसर होगा, प्रयोगात्मक विधि। अगला प्रश्न है समान तत्व का सिद्धांत, समान तत्व का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो हमारा सही आंसर है समान तत्व या समरूप तत्व का सिद्धांत जो है किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? विकल्प सी थार्नडाइक के द्वारा। अधिगम अंतरण का ही यह एक सिद्धांत है। किसके द्वारा? थार्नडाइक और वुडवर्थ दोनों लोगों के साथ थे, लेकिन यह मुख्य रूप से थार्नडाइक का है। अगला प्रश्न है एरिक्सन ने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास सिद्धांत है, मनोसामाजिक विकास सिद्धांत। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा बुद्ध का सिद्धांत नहीं है? तो पहला है बुद्ध की संरचना का सिद्धांत। तो बुद्ध की संरचना का सिद्धांत है, जो बुद्ध संरचना का सिद्धांत किसका है? बुद्ध की संरचना का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा गिलफोर्ड, ठीक है। तो गिलफोर्ड का है, जिसे हम जो है त्रिविमी प्रारूप में भी देखते हैं, त्रिविमी सिद्धांत के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? त्रिविमी, ठीक है। तो हमारा सही आंसर है कि बुद्ध की संरचना का सिद्धांत यह है। दूसरा है पदानुक्रमिक। एक चीज़ यहाँ पे और बताना चाहेंगे आपको, जो बुद्ध की संरचना का सिद्धांत है जिसे हम त्रिविमी प्रारूप सिद्धांत कहते हैं, उसमें अगर वर्तमान में देखा तो जाए कुल उसके 3 भाग हैं। तो पहला भाग है संक्रिया। संक्रिया पूछा जा सकता है, संक्रिया में वर्तमान में कुल 6 प्रकार हैं। इसके बाद है सामग्री। सामग्री में वर्तमान में कुल 5 प्रकार है। और उत्पाद है तीसरा। उत्पाद में भी वर्तमान में कुल 6 प्रकार है। तो अगर देखा जाए तो 6 गुणे 5 गुणे 6, 6 पचे 30 गुणे 6, 180 तत्व हैं वर्तमान में। बुद्ध की संरचना के सिद्धांत में वर्तमान में कुल 180 तत्व हैं। विकल्प बी है पदानुक्रमिक सिद्धांत। तो जो पदानुक्रमिक सिद्धांत है यह आपका फिलिप वर्नन का है, फिलिप वर्नन का है। विकल्प सी है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, यह नहीं है, यही हमारा सही आंसर है। द्विखंड का सिद्धांत स्पीयरमैन का अभी मैंने ऊपर आपको बताया है। हमारा अगला प्रश्न है C.R. रोजर्स द्वारा कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था? C.R. रोजर्स द्वारा कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था? तो पहला है उद्देश्यपरक व्यवहार का सिद्धांत, गलत है। दूसरा है बुद्धि का सिद्धांत, ये भी गलत है। तीसरा है समीपता का सिद्धांत, गुथरी का है, ये भी गलत है। उपर्युक्त में से कोई नहीं हमारा सही आंसर होगा। और रोजर्स ने जो है साम्प्रतिक सिद्धांत दिया था, साम्प्रतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। हमारा अगला प्रश्न है किस अधिगम सिद्धांत में विलोपीकरण की चर्चा की गई है? तो हम ए विकल्प ए एवं बी दोनों में किया गया। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत और शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत में विलोपीकरण की चर्चा की गई है। हमारा तीसवां एवं अंतिम प्रश्न है किशोरों में सबसे अधिक समस्यात्मक व्यवहार है? तो विकल्प ए मानसिक तनाव, मानसिक तनाव। किशोरों में सबसे अधिक समस्यात्मक व्यवहार क्या है? किशोर जो है हमेशा जो है मानसिक तनाव में रहते हैं। मित्रों, इस वीडियो में कुल 30 प्रश्नों को मैंने रखा था, जो कि आपके आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आप सभी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।